नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। फाइनली आज हम एक ऐसे मेनबोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अभी ग्रे मार्केट में थोड़ी बहुत डिमांड मिल रही है और जिसको लेकर अभी सबके मन में काफी एक्साइटमेंट है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मेनबोर्ड सेगमेंट के किसी आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के चांसेस बन रहे हैं। वरना पिछले कुछ आईपीओ तो बहुत ही फ्लैट रहे हैं और उनमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। खैर वो तो पास्ट की बात हो चुकी है। अभी तो बस एक ही आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है और वो है एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स का आईपीओ, जो कि फ्राइडे के दिन ओपन हुआ था और पहले ही दिन 2 गुना से भी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ऑब्वियस है कि अगले 2 दिनों में इसे और भी ज्यादा अटेंशन मिलने वाली है। लेकिन आप इस आईपीओ में ब्लाइंडली सिर्फ इसलिए अप्लाई कर दें क्योंकि आपके आसपास हर कोई अप्लाई कर रहा है, तो वो शायद एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होगी। इसके बजाय तो पहले आपको इस कंपनी और इसके आईपीओ के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। तो देखिए, 2009 में इनकॉर्पोरेट होने वाली एनवायरो इंफ्रा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स को मैनेज करती है और साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम भी करती है। यानी कि जो पंपिंग स्टेशन होते हैं ये कंपनी उन्हें ऑपरेट करती है और उनमें फिर वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने तक का काम भी शामिल है। तो बेसिकली गवर्नमेंट इन सब कामों के लिए टेंडर इश्यू करती है, जिसके लिए फिर एनवायरो इंफ्रा बिड करती है। अगर इनकी बिड परफेक्ट रही तो इन्हें वो प्रोजेक्ट मिल जाता है और इस तरह से कंपनी ने पिछले 7 सालों में 28 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किए हैं और अभी भी इन्हें मोर देन 1900 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मिले हुए हैं। तो देखिए, इनका बिजनेस डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस है कि थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे और मे भी इन्हें अपने मार्जिन पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। लेकिन हाँ, जब मिलेंगे तो सीधे बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। तो ये तो बात हुई एनवायरो इंफ्रा के बिजनेस के बारे में। अब अगर इसके फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए, 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 225 करोड़ रुपीज, जो कि 2023 में हो गए 341 करोड़ रुपीज, यानी कि यहाँ ऑलमोस्ट 50% की ग्रोथ। लेकिन फिर 2024 में इस कंपनी ने 738 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की थी, जो कि मोर देन 100% की ग्रोथ होती है। इनफैक्ट ये शायद 120% की ग्रोथ है। तो अगर हम 2022 को 2024 से कंपेयर करें तब तो कंपनी की रेवेन्यू मोर देन 3 टाइम्स हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। साथ ही कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के नंबर्स भी दिए हैं। हालांकि ये चाहते तो सितंबर तक के नंबर्स दे सकते थे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती। खैर, इस साल अप्रैल से जून के बीच कंपनी की रेवेन्यू रही है 207 करोड़ रुपीज। अब ये कितनी कम या कितनी ज्यादा है, इसके लिए हमारे पास क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का कोई कंपेरिजन नहीं है। तो वैसे हम चाहें तो इस कॉलम को इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये बस एक क्वार्टर के नंबर्स हैं। अब अगर हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में इस कंपनी ने 34.5 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था और क्योंकि फिर 2022 से 2023 के बीच में कंपनी की रेवेन्यू 50% ग्रो हुई थी, तो हमें वही ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली और 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपीस और 2024 में भी रेवेन्यू वाली सेम ग्रोथ प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हुई और एग्जैक्ट 100% की ग्रोथ के साथ 2024 में कंपनी ने 110 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया। और यहाँ एक खास बात यह भी है कि 2022 में कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन था 15%, जो कि 2023 में भी 15% था और 2024 में भी कंपनी ने उस 15% के मार्जिन को मेंटेन किया। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि डेट अमाउंट इंक्रीज होने के बाद भी जहां इन्हें अब ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, फिर भी इनके मार्जिन्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आया है और शायद वही 15% के मार्जिन्स कंपनी इस साल भी मेंटेन करने वाली है। नेक्स्ट, फिर कंपनी की रिजर्व अमाउंट में उतनी ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी इनके पास 186 करोड़ रुपीस का रिजर्व अमाउंट है, जो कि कंपनी फर्दर अपनी ग्रोथ में काम में ले सकती है। अब अगर हम इसकी बोरोइंग्स की बात करें तो 2022 में जहां इस कंपनी पर बस 18 करोड़ रुपीस का डेट था, वहीं अभी अमाउंट 300 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। हालांकि कंपनी आईपीओ के पैसों से 120 करोड़ रुपीस के लोन को रीपे करने वाली है, तो एक बार के लिए इनकी बोरोइंग्स काफी कम हो जाएगी, जो कि कंपनी के लिए बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि फिर इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, जो कि डायरेक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेगा। अब देखिए, आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ये कंपनी 21 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के साथ ऑलमोस्ट 2600 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है। और वैसे एनवायरो इंफ्रा ने अपने पीयर ग्रुप में जिन कंपनीज को मेंशन किया है, अगर हम उनसे कंपेयर करें तो ये 21 का पी रेशियो बहुत रीजनेबल है क्योंकि आप देखिए कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 50% से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इसका डेट टू इक्विटी अभी 0.8 का है, तो जब तक 1 से कम है तब तक ज्यादा कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। और लास्टली फिर इसका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर अभी 7.01 है। तो देखिए, क्लियरली पिछले 2-3 सालों में कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन में तो अच्छी ग्रोथ है। इनफैक्ट 2023 से 2024 के बीच में तो कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट डबल हो गए हैं। हालांकि अगर हम इस साल के पहले क्वार्टर के नंबर देखें और ये एज्यूम करें कि अगले 3 क्वार्टर्स भी ऐसे ही रहेंगे, तो हो सकता है कि इस साल हमें उतनी ज्यादा ग्रोथ देखने को ना मिले। पर अगेन अभी बस एक क्वार्टर हुआ है, हमें एक्चुअल नंबर्स का वेट करना होगा। इसके अलावा तो कंपनी की बोरोइंग्स इंक्रीज जरूर हुई है, पर हाँ, आईपीओ के पैसों से 120 करोड़ रुपीस के लोन का रीपेमेंट भी होने वाला है,
जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो देखिए, अगर हम ज्यादा दूर की ना सोचें और इसके करंट नंबर्स को ही सेंटर में रखें तो नो डाउट कंपनी अभी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है और इसके रिटर्न रेशियोज तो बहुत ही शानदार है। तो कंपनी के बिजनेस में कहीं कोई रेड फ्लैग नहीं है। अब हम बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ये आईपीओ फ्राइडे के दिन यानी 22 नवंबर को ओपन हो चुका है और 26 तक ये ओपन रहेगा। इसकी प्राइस बैंड है 140 टू 148 रुपीज। तो इस लोअर प्राइस बैंड से तो हमें वैसे भी मतलब नहीं है, हमें सीधा अपर प्राइस बैंड पर यानी कि 148 रुपीज पर अप्लाई कर देना है। अगर हम इसकी इश्यू साइज की बात करें तो 650.43 करोड़ रुपीज का ये आईपीओ है, जिसमें से ओएफएस है 77.97 करोड़ रुपीज का, जबकि 572.46 करोड़ रुपीज का फ्रेश इश्यू है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इस आईपीओ में ओएफएस का पार्ट काफी कम है, तो इस आईपीओ से कंपनी को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो इन 572 करोड़ रुपीज में से कंपनी 181 करोड़ रुपीज यूटिलाइज करेगी वर्किंग कैपिटल के लिए, और जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 120 करोड़ रुपीज फॉर लोन रीपेमेंट, 30 करोड़ रुपीज फॉर इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स फॉर इट्स सब्सिडरी। तो ये 30 करोड़ रुपीज आएंगे इसकी सब्सिडरी कंपनी के पास और बाकी के पैसे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। इस आईपीओ में क्यूआईबीज को दिए जाएंगे 50% शेयर्स, रिटेलर्स के लिए फाइनली 35% का कोटा है, वरना अभी तक पिछले 2-3 जो भी मेनबोर्ड आईपीओ थे उनमें रिटेलर्स के लिए बस 10% शेयर्स थे, लेकिन थैंकफुली यहाँ 35% का रिजर्वेशन है। और वहीं इस आईपीओ में एचएनआईज को 15% शेयर्स दिए जाएंगे। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो इसका एक लॉट है 101 शेयर्स का, जिसका अमाउंट है 14,948 रुपीज। अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें शेयर्स होंगे 1414 और उसका अमाउंट है 2,09,272 रुपीज। और बिग एचएनआई के लिए मिनिमम 67 लॉट्स, शेयर्स होंगे 6,767 और उसके लिए हमें 10,01,516 रुपीज की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अलॉटमेंट इसका है 27 को, रिफंड भी 27 को ही है, शेयर्स हमें मिलेंगे 28 को, जबकि 29 नवंबर को एनएसयू और बीएसई दोनों एक्सचेंज पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अब आखिर में बात करते हैं इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो देखिए, एनवायरो इंफ्रा के शेयर्स को भी ग्रे मार्केट में 52 रुपीज पर शेयर का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि परसेंटेज टर्म में होता है 35% का प्रीमियम। तो ये वैसे कोई बहुत ही क्रेजी जीएमपी नहीं है, लेकिन हाँ, जहां बाकी आईपीओ को बस 2-3% के प्रीमियम्स मिल रहे हैं, उनके सामने ये 35% का नंबर बहुत ही अच्छा है। और अगर इसकी लिस्टिंग इसी प्रीमियम पर होती है तो हमें इस आईपीओ में एक लॉट पर करीब 5,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। हालांकि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तो इस आईपीओ की इश्यू साइज बहुत कम है और ऊपर से भी इस टाइमलाइन पर कोई दूसरा आईपीओ भी नहीं है, तो हर कोई इसमें अप्लाई करने वाला है। वैसे C2C एडवांस्ड वाला एसएमई आईपीओ के साथ क्लैश कर रहा है, बट जो एसएमई आईपीओ में अप्लाई करेगा वो इसमें तो अप्लाई कर ही देगा। तो आप मानकर चलिए कि इसमें अलॉटमेंट काफी टफ रहेगा, लेकिन फिर भी आप इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बाई चांस अगर अलॉटमेंट मिल गया तो ठीक ठाक लिस्टिंग मिलने के तो चांसेस है ही, साथ ही आप इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू भी बना सकते हैं। पर हाँ, ये भी जरूरी है कि आप इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन नंबर्स को ट्रैक करते रहें, ताकि आप अपनी एक सही स्ट्रेटजी बना सकें। और उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आईपीओ मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स टाइमली पोस्ट कर देता हूं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं, अगर हाँ तो कितने लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। साथ ही अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। वैसे हमें एक आईपीओ में क्यों अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।